नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। और जैसा कि हम लोग का जो क्लास चल रहा था और उस क्लास में हम लोगों ने अप्रैल महीने के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे पेपर में या आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं उन चीज़ों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और उसका थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका एक पार्ट और होगा। तो आज इस टॉपिक को पूरा करते ही हम लोग का अप्रैल महीने का जो प्रश्न श्रृंखला चल रही है वो आज पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो पूरे वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और उसमें उन सभी क्वेश्चनों का समावेशन किया गया है जो हमारे आने वाले पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसके पहले के वीडियो देख लिए होंगे। और अगर आप नहीं देखे होंगे तो हम आपसे पहले यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इससे पहले आप इसके जो अप्रैल के 2 पार्ट हमने डाले उसको भी देखिए और फरवरी और मार्च का भी हमने आपको अपलोड किया है उसे भी देखिए। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं क्या है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को आपको पहले समझ लेना है कि अब आपको करना क्या है। तो अब आपको यही करना है कि सबसे पहले काम करना है कि आपको पिछला इसका 2 पार्ट आपको देखना है और उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा अगर आप नहीं देखे होंगे तो। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं और आज का जो क्वेश्चन लेकर आते हैं उस क्वेश्चन को आप लोग देखते रहिएगा और जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताऊं उसको आप लोग नोट भी करते रहिए। ठीक है, चलिए ये रहा आपका प्रश्न। अगर देखो प्रश्न की बात करें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम प्रश्नों की बात करें कि ये प्रश्न क्या लिखा है, तो ये प्रश्न आपके सामने लिखा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख किया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले तो आप लोग इतना जान लो कि इसका जो लास्ट मैंने क्वेश्चन करवाया था पार्ट 2 में, उसमें ये क्वेश्चन आपको बताया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में पूरी चर्चा हो चुकी है, तो इसलिए आप उस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन जब आप देखोगे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल टोटल बात करें तो 11 अध्याय और 79 धाराओं का उल्लेख मिलता है हमारे। मतलब उस अधिनियम के तहत 79 धाराएं हैं और 11 अध्याय इस अधिनियम के तहत जोड़े गए हैं। और दूसरी बात आपको ये भी ख्याल रखना है कि ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था और आज भी बोलता हूँ कि ये हमारे पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और ये अधिनियम यूपीएसआई के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और यूपीएसआई के पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल भी सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आप समझ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया इसमें धारा पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, धाराओं का उल्लेख मिलता है तो इसमें कुल 79 धाराएँ। ठीक है, मतलब आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में अगर आपसे ये पूछे कि कितनी धाराएं थी तो वो 79 धाराएं हैं, जबकि अगर इसके भाग की बात करें तो वो 11 भाग है। ठीक है, चलिए हो जाएगा क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। ये रहा अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने इनमें से कौन सी कोरोना ट्रैकर ऐप लॉन्च की है। देखो ये तो सबको पता होगा, आप प्रश्न देखते ही इसका उत्तर समझ गए होंगे। जैसा आप जानते हो कि आरोग्य सेतु एक ऐप्स लॉन्च किया गया था इस महामारी समस्या में। ये ऐप्स का उद्देश्य क्या है, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसका उद्देश्य क्या है, इस ऐप्स का मतलब क्या है, इसको लॉन्च करने का तात्पर्य क्या था। देखिए ऐसा था कि अगर बाइलक कोई भी व्यक्ति अगर अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को अर्थात आरोग्य सेतु जो कोरोना ट्रैकर है ऐप को अगर क्या किया है कि इंस्टॉल किया है, तो अगर उसने इंस्टॉल किया है और अगर किसी व्यक्ति के वो संपर्क में आता है, और कैसे व्यक्ति के संपर्क में आता है, जो कोरोना पॉजिटिव है, तो उसके संपर्क में आने से अर्थात उसके 6 फीट दूरी से पहले ही ये एप्लीकेशन क्या करता है, ये ऐप्स क्या करता है, उसको सचेत करता है कि सचेत करने का काम करता है कि कहीं ना कहीं वो आपके आसपास कोई ना कोई कोरोना पॉजिटिव है। तो ये हमारे देश में ऐप लॉन्च किया गया था, तो इसको आप समझ चुके होंगे कि ये कौन सा ऐप है। तो कोरोना संक्रमण को बचाव करने हेतु ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरोग्य सेतु। समझ में आ गया, तो इसका बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलें।
कोविड-19 खतरे को देखते हुए 2020 में होने वाले COP26 शिखर सम्मेलन को 2021 तक स्थगित कर दिया गया। इससे किस शहर में आयोजित किया जाना था, ये हमारा प्रश्न है। चलो इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखो विकल्प दिया है ग्लासगो स्कॉटलैंड, डबलिन आयरलैंड, हैम्बर्ग जर्मनी, विबोर्ग डेनमार्क। देखिए ये एक्चुअल में इन देशों के शहर के नाम है। COP21 जो था 26 जो था, वो जो शिखर सम्मेलन होता है ये प्रतिवर्ष आपको पता होगा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर होता है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, दुनिया भर के बहुत सारे देश एक मंच पे इकट्ठे होते हैं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर क्या करते हैं, एक अपनी बातों को रखते हैं और इसको विषम परिस्थिति जो बनी हुई है जलवायु क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसमें क्या करना है, इसके लिए एक साधारण सोच के साथ भविष्य को ध्यान में रखकर क्या करना, एक नीति या पॉलिसी का निर्माण करना, इनका प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन ये कोरोना समस्या को देखते हुए इस बार इसको स्थगित किया गया है और ये होना था, आपको पता होना चाहिए कि ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ध्यान रखिएगा ये कहाँ होना था, तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होना था। लेकिन अभी भी ये निर्णय नहीं लिया जा चुका है कि होगा कहाँ, तो जब होगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो तो इसका उत्तर आपको पता हो गया, तो ये कहाँ होगा, तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होना था, ठीक है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है ग्लासगो, याद रखिएगा स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन है, ग्लासगो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी नागरिक गीता राम जी का कोरोना के कारण निधन हो गया, वह थी, ऑप्शन लिखा है वायरोलॉजिस्ट, पर्यावरणविद, साहित्यकार और लेखक। मैं आपको बता दूं गीता राम जी जो थी, एक्चुअल में अगर इनकी बात करें तो इनका नाम HIV शोध के ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है कि इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक HIV पर शोध किया था। और अभी आपको पता है यूरोपीय जो मेडिकल लिस्ट था जिसमें वैज्ञानिकों को साइंटिस्ट की तरफ से अवार्ड दिया जाता, उसमें भी इनको एक अवार्ड भी दिया गया था। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से वायरोलॉजिस्ट थी, मतलब विषाणु विज्ञान जनक मानी जाती है, अर्थात वैज्ञानिक कही जाती है, मतलब विशेषज्ञ थी। तो वायरो मतलब होता है वायरस, मतलब एक तरीके से विषाणु, और लॉजिस्ट मतलब होता है उसका विशेषज्ञ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरोलॉजिस्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय की घोषणा के अनुसार लगभग 50 करोड़ नागरिक किस योजना के तहत मुफ्त कोविड-19 परीक्षण और उपचार के पात्र होंगे। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। लिखा है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, विकल्प है कारुण्य स्वास्थ्य योजना, आवाज स्वास्थ्य योजना या कोरोना स्वास्थ्य योजना। देखिए मैं बता दूं इसका राइट आंसर है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 23 सितंबर, इस योजना की शुरुआत कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आयुष्मान भारत के तहत संचालित होती है। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी इस योजना की। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, इसे PM जय के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ये योजना का नाम है, शॉर्टकट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे PM जय क्या है, तो PM जय का मतलब जन आरोग्य योजना संबंधित है, ठीक है। तो इस योजना के तहत 50 करोड़ नागरिकों के लिए ये क्या किया गया था, कोविड-19 परीक्षण करने की बात की गई थी, उपचार के लिए पात्र होंगे हमारे देश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगर इसकी प्रारंभ पूछे तो 23 सितंबर 2018 को। अगला प्रश्न है, ये रहा अगला प्रश्न आपका। लिखा है कि इनमें से किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। देखिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया वो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया कि जिससे घर बैठे बच्चे क्या करें, ऑनलाइन पढ़ाई को निरंतर तरीके से बनाए रखें। मतलब कहीं ना कहीं इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था
बच्चों को कोविड-19 की समस्या जो इसमें चल रही है उससे उनका पढ़ाई में कोई बाधा न पड़े या किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये योजना को स्टार्ट किया कि जो बच्चे घर बैठकर क्या करें, ऑनलाइन पढ़ाई को अपने जारी रख सकें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए मैं आपको बता दूं, केंद्रीय सतर्कता आयोग को हम बोलते हैं सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। एक्चुअल में हमारे देश में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम श्री के संथानम समिति की सिफारिश पर इस आयोग का जो गठन किया गया 1964 में किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। 1964 में इस संस्था का गठन हुआ और संस्था के गठन होने का कारण क्या था, तो भ्रष्टाचार को कम करना या हमारे देश में जो भी सरकारी संगठन है उसमें जो कर्मचारी हैं भ्रष्टाचार की जांच करना, साथ साथ उनको भ्रष्टाचार से दूर करने हेतु उस संगठन को सुझाव देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। और ये बहुसदस्यीय संस्था है और इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। मुख्य सतर्कता आयुक्त एक होता है, इसमें 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। और अभी वर्तमान में जो मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं वो संजय कोठारी हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में अगर सीवीसी प्रमुख कौन है तो वो संजय कोठारी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे। लिखा यह एक भ्रष्टाचार रोधी संस्था है, बिल्कुल सही। इस आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं, ये भी सही। केंद्रीय सतर्कता आयोग कानूनी दर्जा प्राप्त बहुसदस्यीय संस्था है, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही। समझ में आया? चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। 29 अप्रैल 2020 को हेमा भारती का निधन हो गया, वह थी। देखिए हम बता दें, हेमा भारती का जो नाम आता है वो मैं आपको बताता हूँ। 1951 में एक्चुअल में महाराष्ट्र में एक आंदोलन चला था, भूदान आंदोलन। उस भूदान आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका मानी जाती है और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ध्यान रखिएगा, कौन, हेमा भारती। और कहीं न कहीं इस आंदोलन में उन्होंने विनोबा भावे के साथ मिलकर काम भी किया था। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। और इन्हें भारत सरकार ने 2005 में अगर बात करें तो इसने पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया था। किसे, तो 2005 में हेमा भारती को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था और जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। तो वह एक प्रकार से क्या है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखते रहिए। लिखा है कि हाल ही में न्यायमूर्ति दीपाकर दत्त किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, बॉम्बे उच्च न्यायालय। ये बॉम्बे जो उच्च न्यायालय है वो आपको पता होगा कि इसके 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन, 45वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, न्यायमूर्ति दीपाकर दत्त को नियुक्त किया गया है। एक चीज और आपको याद करना है कि ये 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं कहाँ के, बॉम्बे उच्च न्यायालय के। और दूसरी बात अगर हम करें तो जो भी उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है या उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति जो की जाती है वो हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसको शपथ जो दिलाया जाता है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। मतलब महाराष्ट्र का राज्यपाल के द्वारा उनको क्या दिलाया जाएगा, शपथ। लेकिन नियुक्ति कौन करेगा, तो हमारे देश का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। लिखा है कि हाल ही में चर्चा में रहा इवेंट बोर्ड क्या है? बड़ा चर्चे में चल रहा था ये टॉपिक, आपको पता होगा क्वेश्चन। इवेंट बोर्ड जो है ये एक प्रकार का बैंकिंग वायरस होता है
जो कि अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में काफ़ी ये दिक्कत किया था। और इससे क्या होता है कि इस वायरस से आप बैंकिंग जो सूचनाएं होती है वो चोरी करने से संबंधित, इससे क्या करते हैं लोग पता कर लेते हैं, तो उसी से संबंधित ही है। तो ये एक प्रकार का बैंकिंग वायरस है जो कि यूरोप और अमेरिका में काफ़ी चर्चे में चल रहा था, तो इसलिए आपको इसका नाम याद कर लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बैंकिंग वायरस। कौन, इवेंट बोट, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न, पुस्तक शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक पूछा जा रहा है आपसे। ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के विश्व चैंपियन बनने की कथा का वर्णन किया गया है। मतलब विश्व चैंपियन जिससे इन्होंने बना था उसके बारे में इसमें इतिहास में इस चीज़ को टॉपिक में लिखा गया है। इस पुस्तक में उसकी व्याख्या की गई है या तो उसकी व्याख्या की गई है। और इस पुस्तक को जो लिखा है वो लिखा है वी कृष्णास्वामी। ये पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, वी कृष्णास्वामी, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन। चलो, और पुस्तक का नाम क्या है, शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ठीक है। तो ये उनके विश्व चैंपियन बनने की व्यथा है और उसमें ये बातें कही गई, उनकी कहानी को दर्शाया गया है, और जिसके लेखक कौन है, वी कृष्णास्वामी। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है, ये है आपका प्रश्न। देखिए हम बता दें, हमारे देश में जो सेक्रेटरी का पद था, सचिव का जो पद था, वो भारत सरकार के भारत शासन अधिनियम 1858 के अधिनियम के तहत लाया गया था। ये पेपर में कई बार एग्जाम में जीएस प्रश्न पत्र में भी देखने को मिला है और एसएससी में कई बार से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारत में सचिव का पद कब सृजित किया गया था। तो याद रखिएगा 1858 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत भारत में सचिव का पद सृजित किया गया है। और वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति के जो मुख्य सचिव हैं उनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी। हो जाएगा कपिल देव त्रिपाठी, इनका नाम आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, अरे कपिल देव से संबंधित है, इतना तो याद कर लोगे। चलो अगला प्रश्न लेते हैं, इनमें से किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का पूर्ण अधिग्रहण किया है। एक्चुअल में अगर आप देखें तो भारतीय जो मोटर कार कंपनी है, तीसरी भारत की सबसे बड़ी मोटर कार कंपनी टीवीएस मोटर कंपनी के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टीवीएस मोटर, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी मोटर कंपनी है, ठीक है, कार कंपनी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो टीवीएस मोटर कंपनी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 13 अप्रैल 2020 को अशोक देसाई का निधन हो गया, वह थे। अशोक देसाई का निधन हुआ, वह थे। मैं आपको बता दूं, अशोक देसाई भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे और ये 1996 से लेकर 1998 तक भारत के महान्यायवादी, जिसको हम बोलते हैं महान्यायवादी रहे। महान्यायवादी को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। यह भी याद रखना है, प्रथम विधि अधिकारी, ठीक है। और इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के बराबर होती है। एक तरीके से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे भारत सरकार का, इसको हम निजी वकील कह सकते हैं। अगर भारत सरकार के ऊपर कोई भी केस होता है तो वही हैंडल यही करता है। वर्तमान में आपको अगर पता होगा तो याद रखिएगा कि नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन है, के वेणुगोपाल। तो इनका नाम भी याद रखना। वर्तमान में ये भारत के महान्यायवादी हैं। तो रेलवे जैसे ग्रुप डी में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता था, इसलिए हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पूर्व अटॉर्नी जनरल, मतलब भारत के पूर्व महान्यायवादी। और एक कब से कब तक रहे थे, 1996 से लेकर 98 तक ये भारत के महान्यायवादी रहे थे, ठीक है। और बाकी चीज़ें जैसे आप जानते हो कि जो महान्यायवादी होता है वो संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, बोल सकता है, अपने विचारों को रख सकता है, लेकिन वो मत नहीं दे सकता। मत क्यों नहीं दे सकता, तो वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य भी नहीं होता, ठीक है। चलो, उसी प्रकार से राज्य में देखा जाए तो महाधिवक्ता होता है, जिसका उल्लेख आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया, जबकि महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है,
तो अनुच्छेद 76 में। ठीक, चलिए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? यह है आपका प्रश्न। देखिए, इस उपग्रह को ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है, और जो ईरान है इसने मोबाइल लॉन्चर से इसको लॉन्च किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ईरान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस अमेरिकी कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.9% की हिस्सेदारी खरीदी है? अब आपको पता होगा, तो ये खरीदा है कौन? फेसबुक ने, और फेसबुक के अभी प्रमुख जानते होंगे मार्क जुकरबर्ग हैं, तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक। ठीक है, चलो जहां ज़्यादा समझने की जरूरत होगी मैं आपको खुद समझा दूंगा, और जहां से टू दी पॉइंट हमको केवल क्वेश्चन से मतलब होगा, हम क्वेश्चन भी करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखा है, अप्रैल 2020 में विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी में प्रभावित भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में कितने % रहने का अनुमान है? ये आपका प्रश्न। तो देखिए, जीडीपी का अनुमान तो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, उत्पादन हमारे देश में रुक चुका है। तो ये समस्या हमारे देश में नहीं, दुनिया भर की समस्याओं से, ये सब दुनिया भर के सभी देश इस समस्या से ग्रसित हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक है, अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो विश्व बैंक, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है तो आपको पता होगा, ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जो अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, और इसने जो अनुमान लगाया भारत की जीडीपी का, वो अनुमान लगाया है कि वह 1.5 से लेकर 2.8% तक रहेगी। ऐसा अनुमान वर्ल्ड बैंक के द्वारा लगाया गया है। पिछले कुछ क्वेश्चन में ऐसा देखा गया, कुछ पेपरों में रिपोर्ट पूछे जाते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी, या भारत का जो है अलग अपना रखता है कि हमारा वित्त वर्ष इतना % जीडीपी रहेगा। आईएमएफ अपना रिपोर्ट देता, तो वो सभी रिपोर्ट आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, वहाँ से ये मत याद करिएगा कि आप तो सर इतना बताए, अगर आईएमएफ अलग अपना रिपोर्ट देगा तो फिर आईएमएफ का भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक संभावित आंकड़ा यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, चलो हो जाएगा। तो 1.5 से लेकर 2.8% तक। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के उपचार हेतु चर्चा में रहा वाइटल नामक एक नया हार्ड प्रेशर वेंटिलेटर किसके द्वारा बनाया गया है? देखिए, ये एक प्रकार का ऐसा वेंटिलेटर है जो सामान्य रूप से अगर बात करें, जो हम वेंटिलेटर यूज करते हैं, वेंटिलेटर का मतलब होता है जो व्यक्ति सांस न ले पाए, तो उसको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, या तो उसका हार्ट बीट ना हो, तो उसको एक तरीके से कृत्रिम उपकरण के माध्यम से उसका हार्ट बीट कराना, या उसके जो हृदय होता है उसमें ब्लड का पंप कराना, इसके लिए उसको यूज किया जाता है। लेकिन ये ऐसा बनाया गया, ये नासा के द्वारा बनाया गया कि जो सामान्य लोग अभी यूज हो रहा है उससे भी सस्ता है। तो ये बनाने वाली जो एरोस्पेस एजेंसी है वो नासा है, और आपको पता है कि आपका अमेरिका की नासा एजेंसी है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है। तो नासा का पूरा नाम भी तो हमने पीछे बात कर लिया है, तो ज़्यादा टाइम न ले। तो ये इसको किसने बनाया है कि वेंटिलेटर का? तो नासा ने बनाया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। लिखा है कि इनमें से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कोरोना का मुकाबला करने हेतु 5T योजना शुरू की गई है? 5T योजना जो शुरू की गई है वो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए, 5T का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए आप। 5T का मतलब देखिए, यहाँ पर एक तो है आपका ट्रेसिंग, दूसरे टी का मतलब यहां पर यह है टेस्टिंग, तीसरे टी का मतलब यहां पर है यह है टीम वर्क, चौथे टी का मतलब यह है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक तो हो गया ट्रेसिंग, टेस्टिंग, टीम वर्क, और एक है आपका ट्रैकिंग।
ठीक है। चलो तो देखिए ये 5T का मतलब यही है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो 5T योजना है उस 5T का मतलब ये चलाया था दिल्ली सरकार ने, मतलब कोरोना से समस्या से, मतलब उनको पहले टेस्ट करना, फिर उनको ट्रेस करना, फिर एक टीम वर्क के रूप में उसको काम करना, फिर उनका इलाज करना, तो ये संबंधित है 5T। ये आपके पेपर में पूछ सकता है। तो अभी मैंने बताया आपको, एक है आपका टेस्टिंग, ट्रैकिंग, टीम वर्क, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग। ये 5T योजना जो स्टार्ट की गई वो किसके द्वारा की गई, तो इसका पूरा नाम याद रखिएगा। तो ये आपके दिल्ली सरकार के द्वारा, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। हाल ही में 14 अप्रैल को पहला विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। विश्व चगास रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। वह रोग किस कीट के कारण फैलता है? देखिए मैं आपको बता दूं, कीट का नाम है जो ट्रियाटोमाइन कीट। ये ट्रियाटोमाइन जो कीट होता है ना, उसके मल में पाया जाता है, ठीक है। और उससे होने वाली बीमारी है, तो कीटों से होने वाली बीमारी, तो अगर आपसे पेपर में पूछे तो ये किस कीट से होता है, तो ट्रियाटोमाइन कीट से। और यह दिवस, यह रोग किससे फैलता है, तो ये कीट्स हो गया। किस कीट से? ट्रियाटोमाइन कीट से। और यह दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। सॉरी, देखिए ये आपका पूरा प्रश्न हो चुका है, ठीक है। चलो यहां से हम लोगों ने लगभग अप्रैल महीने का पूरा क्वेश्चन कवर कर लिया, और अप्रैल महीने का आज हमारा जो हो गया टोटल कंप्लीट हो गया। और जैसा मैंने बताया था कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिल जाएगा, और वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, एक बार दो बार देखिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसके लिए निश्चिंत अब रहिए कि आपको PDF, मैंने लास्ट बोला कि PDF मैं लास्ट में आपको दूंगा, तो वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका अप्रैल का ख़त्म हो गया, और अगले बार जो हम मिलेंगे तो मई महीने के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, ठीक है। और एक बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, देख रहे हैं जैसे कि आप लोग पढ़ाई को लेकर निरंतरता आपके अंदर रह नहीं गई है। कभी कभी देखते हैं कि आप लोग पढ़ते हैं, फिर कभी बीच में छोड़ देते हैं। अगर हम देखा जाए तो हम देखते, पूरे वीडियो को आप देखते ही नहीं हैं, तो ये आप गलत करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिएगा, सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, और जो आप शॉर्ट ट्रिक अपना रहे हैं उससे आप असफल ही होंगे, सफल तो नहीं हो सकते, ठीक है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आप शॉर्टकट पे जा रहे हैं, और शॉर्टकट मत चलिए। हम जो कह रहे हैं उसको आप लोग सुनते चलिए और उसका अनुसरण करिए, ज़रूर आप सफल होंगे। लेकिन अब एक चीज़ है कि आप पूरा वीडियो को पहले देखा करिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।